दोस्तों कल जो हुआ था पार्ट 1 हुआ था मौलिक अधिकार का, उसी में पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं मौलिक अधिकार में प्रश्न बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक खींचा पाए। आइए, क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखिए, ये जो है ना डीपीएसपी में है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर मूल अधिकार पढ़िएगा ना आपको 12 से लेकर 12-13 तो खैर छोड़ ही दीजिए, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में वो है मतलब संसद का कानून नहीं बना सकता है इसके खिलाफ। 14 से लेकर आपको 35 तक ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिखेगा जहां पे समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किया गया। डायरेक्ट कोई आर्टिकल है ऐसा, बताइए, डायरेक्ट जिसमें लिखा गया है। डायरेक्ट मतलब इस बात को लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, और लेकिन ये बात डीपीएसपी में डायरेक्ट लिखा गया है, आर्टिकल 39 में लिखा गया है ना। तो यही बात न्यायालय के समक्ष मुद्दा का विषय बन गया था, समझे, कि जनता यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन मांग रही है और ये तो मौलिक अधिकार है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो किया जाए, तब व्याख्या किया गया इस पर, फिर से खंगाला गया संविधान को और व्याख्या जब किया गया तो प्रस्तावना से समाजवादी तत्व निकाला, समाजवादी शब्द, ठीक है, और फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, तीनों को जब मिला के पढ़ा गया तब ये बात सामने निकल के आया कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार के तहत आ सकता है, ठीक है। तो वहीं पे ये क्वेश्चन आ गया कि भारतीय न्यायालय, इसलिए इसमें एक आर्टिकल कोई हो ही नहीं सकता है, कोई एक आर्टिकल समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार में नहीं हो पाएगा। इसमें प्रस्तावना का समाजवादी शब्द और आपको आर्टिकल 14 एवं 16, 14 आर्टिकल में विधि के समक्ष समानता है और 16 में क्या है, नौकरी वाला जो है ना, जिसमें आरक्षण की बात किया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, तीनों को मिला के पढ़िएगा तब आ जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ये आर्टिकल जानते हैं, ये खतरनाक, ये किसी दरोगा या क्लर्क के एग्जाम में नहीं पूछा गया एग्जाम में, ये किसी बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है, ये घटना चक्र में दिया भी गया है क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन समझ गए कि किन 3 चीजों को मिलाकर पढ़ने से मौलिक अधिकार के रूप में एक समान कार्य के लिए समान वेतन की व्याख्या की जा सकती है। तो समाजवादी तत्व 1, आर्टिकल 14 2, आर्टिकल 16 3। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में अनुच्छेद 16 का 4 का क, 4 ही मानिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया। ये सब संविधान संशोधन ऐसे अकेले पढ़िएगा ना, नहीं याद होता है। यहाँ पे आ रहा है ना, एक बार जिक्र हो गया तो अगर पेपर में आ गया तो आप कर लीजिएगा, प्रश्न है कि नहीं है। जैसे 77वां संविधान संशोधन कौन पढ़ने के लिए जाएगा, ऐसे कोई जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ गया, देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आर्टिकल 16 के क्लाउज 4 किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 4 का क, 77th अमेंडमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 का 4 का क किससे संबंधित है। तो सरकारी नौकरी में जो SC ST का प्रमोशन है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, देखिए जब आप नौकरी लीजिएगा ना तो ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, नौकरी लेने के बाद भी डिपार्टमेंट में ओबीसी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, जनरल में आ जाते हैं, और जनरल वाले तो जनरल में रहते ही हैं। SC ST को यहाँ पर भी पदोन्नति में आरक्षण है, मतलब उनके नैतिक उत्थान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनको आरक्षण है, तो उनके लिए एक अलग से कोटा निर्धारित होता है। जैसे हमारा प्रमोशन हुआ तो हमारा जनरल कैटेगरी से प्रमोशन हुआ डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट से बाहर आपको आरक्षण दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने टाइम में। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, ओबीसी के जो भी लोग हैं। लेकिन SC ST के लिए अलग कोटा होता है। तो वही कहता है 16 का 4 आर्टिकल 4 का क जो है बाद में 77वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और ये SC ST को सरकारी नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन के लिए जब नौकरी ले लेते हैं तब ना प्रमोशन होगा जी, तो प्रमोशन के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं। अब आया पिछड़ा वर्ग के बारे में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, याद रखना है, 1953 में। डेट याद ना भी रहे चलेगा, 29 जनवरी 1953, 29 जनवरी 1953। जब ये क्वेश्चन, ये कब आपको मतलब मजा आएगा, ये मतलब मेंस में कैसे कोट कर सकते हैं, जब आरक्षण संबंधी जब टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग,
वहाँ यही सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ये आर्टिकल 16 का 4 का क, ये तो आरक्षण की ही बात किया एक प्रकार से SC/ST के उत्थान के लिए। पिछड़ा वर्ग आयोग भी लिखेंगे तो पिछड़ा वर्ग के ही हित के लिए काम करने के लिए आया गया। यही जब धीरे-धीरे आगे बढ़ा तो वो जो आया था, क्या कहते हैं उसको? जिसमें मतलब आरक्षण दिया गया OBC को लास्ट में। मंडल आयोग की सिफारिश पे। तो धीरे-धीरे प्रक्रिया यहीं से ना स्टार्ट हुआ है जी, 1953 से ना। और 1953 वाला का अध्यक्ष कौन था? काका साहेब कालेलकर। क्लियर? यानी वही पूछा जाता, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ठीक है, सब क्वेश्चन कहाँ से उठा के लिया, कलेक्शन इसका बड़ी तगड़ा है। देखिए, फिर आया द्वितीय पिछड़ा वर्ग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग में काका कालेलकर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये था बीपी मंडल। और यही जो है ना, अभी यही सबसे ज्यादा फेमस यही है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं इससे पहले कोई पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, जो पढ़ता है इसी को बता रहा था। 1 जनवरी 1979 की को इसकी अध्यक्षता में बनाया गया था बीपी मंडल। कहाँ के थे बीपी मंडल, बताइए? कार्य क्षेत्र इनका मधेपुरा रहता है। इसी को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बोलते हैं कि? चलिए, तो यानी कि हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। पहला वाला 1953 में, दूसरा 1979 में। पहला वाला का अध्यक्ष काका कालेलकर और दूसरा वाला का अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का बीपी मंडल। आइए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17, इस पे ज्यादा डील नहीं करेंगे, सबको पता होता है। मूल अधिकार के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? समता का अधिकार, पता ही है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत 17 भी आता है, ये भी इजी है। किस वाद के माध्यम से, जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होगा वही करेंगे। अगर ऐसे बोलेंगे हम इजी है तो हमारे लिए हो सकता है इजी, आप लोग को अगर ऐसा लगेगा नहीं इजी नहीं है तो बोल दीजिएगा, उसका डिस्कशन होगा। किस वाद के माध्यम से यह अभी निर्धारित किया गया? देखिए, वाद है, केस आ गया यहाँ पे, ठीक है। किस केस के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में जो उन अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया जो आनुबंधिक होती है? तो अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा? लक्ष्मीकांत में हो सकता है दिया हो तो दिया हो। कहता है कि जो अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया, जो उपाधि जो लोग को मिलता था, तो इसको पे रोक लगा दिया गया। तो आखिर कोनो न कोनो केस होगा ना जी। तो ये था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में इस बात का आर्टिकल, उपाधियों का अंत 18 के तहत किया गया ना, तो इसी में यह 1996 में किया गया बालाजी राघवन। अब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया, देखिए कितना अच्छा से दिया है। एक बार इसको हम लोग जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 का क्लॉज 1 देख लेंगे, 2 देख लेंगे, 3 देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो कहता है राज्य जो है ना, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका मतलब क्या समझे? सेना में लेफ्टिनेंट वगैरह होता है ना, ठीक है, एडमिरल होता है ना, ठीक है। उसके बाद विद्या में कौन कौन आपको सम्मान मिलता है? कहता है ना, आप स्नातक हो गए हैं, आप स्नातकोत्तर हो गए हैं, आप पीएचडी कर लिए हैं, तो ये वाला अधिकार दिया गया है, मतलब ये वाला उपाधि ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा, ये 18 के क्लॉज 1 का था। लेकिन 2 में देखिए, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा में कहता है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा क्लॉज और तीसरा क्लॉज में क्या है, सीधा पहले दूसरा क्लॉज में तो लिख दिया भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन तीसरा में कहा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, उसके लिए क्या प्रावधान है? लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं करेगा, ठीक है। 4 में कहता है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब यही है। हम्म, बताइए मुकेश सर, इस पे क्या मतलब आपका राय है? जो प्रधानमंत्री को जो अभी दिया जाता है कोई भी अवार्ड भूटान में। हम्म,
वही ना 18 के 4 के तहत, क्योंकि 18 के 3 में तो सीधा लिखा गया जो भारत के नागरिक नहीं है उसके लिए प्रावधान है ना? और 18 के 4 में है कि अगर लाभ का पद धारण करने वाले यानी किसी भी रूप में जैसे प्रधानमंत्री वगैरह हो गया, है ना? कोई वैज्ञानिक हो गया, किसी को पुरस्कार मिल रहा है बाहर से, तो यहाँ राष्ट्रपति तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री को कोई भी जो अवार्ड मिलता है या कोई भी उपाधि जो मिलता है, वो राष्ट्रपति से मतलब लेना पड़ता होगा अप्रूवल का जी। हुँ। अच्छा उपाधि नहीं दे सम्मान ले सकते हैं जिस प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया जाता है, तो वो भी तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेना पड़ेगा ना? हाँ, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से लेना पड़ेगा ना, 18 के 4 के तहत। ठीक है। देखिए इतना कितना क्लियर किया है भाई किताब में। किताब नहीं है ग्रंथ है भाई। चलिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1954 में। बेसिक क्वेश्चन है, याद होगा सबको। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन-किन माध्यम से किया गया? वही छुआछूत का जो निवारण है, उन्मूलन है, ठीक है? कानून बनाकर, क्योंकि ये आर्टिकल में है 18 में तो कानून बनाकर। शिक्षा की उन्नति करके, अगर आदमी को शिक्षित कर दिया जाए तो वो भेदभाव वाला चीज़ से दूर होगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा तो वो समझेगा। जैसे हम लोग ही अपने दोस्तों के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन हम लोग से पहले वाली पीढ़ी भेदभाव करती थी, लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग साथ में खा भी लेते हैं, ठीक है? चाहे वो हमारा दोस्त किस भी कैटेगरी का हो, उसे मतलब नहीं है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, तो शिक्षा की उन्नति होने के कारण ऐसा हुआ। जन जागरण के द्वारा। यस, चलिए, अब कहता है हाँ, बोलिए। अच्छा देख लेते हैं। हुँ, लक्ष्मीकांत में सम्मान और उपाधि पे चर्चा। अब देखिए फिर आपको बताइए, किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए ये सब क्वेश्चन अब लक्ष्मीकांत में याद करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ वन लाइनर के फॉर्म में आपके दिमाग से गुजर गया तो कम से कम 1955 तो हो गया ना जी याद, ठीक है? अगर पीटी में आ गया तो आप टिक कर लोगे। तो किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? इसी को। तो जब आप एक देखिए, हम बोले थे ना आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या-क्या किया है, कौन-कौन से वाद में और संसद ने कौन-कौन से आर्टिकल के लिए कौन-कौन से कानून बनाए हैं। तो आर्टिकल 18 के लिए कानून आ गया आपको? आया ना? तो आर्टिकल 18 में अब एक बात आपको पता चल जाए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, ठीक है? और दूसरा बात पता चल गया यहाँ पे संसद का। तो एक-एक पॉइंट आपको मिला ना रे जी। तो उदाहरण जैसे ही दीजिएगा तो 2 नंबर तो आप एक्स्ट्रा ले लिए ना किसी स्टूडेंट से, कि संसद ने फलाना काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फलाना डिसीजन दिया है। ठीक है? चलिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? तो बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? जैसे 18 में समता का खत्म हो जाता है, तो 19 से स्टार्ट होता है। 19 से 22 तक, ठीक है? तो 19, 20, 21, 22 4 गो हुआ ना? 4 गो, वही 4 गो पूछा है। स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? बताइए, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं हम लोग और ये हमारे किसमें है? इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि और 2 प्रकार की समता। अब देखिए, विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिए, ये आपको वो थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? जो सैद्धांतिक राजनीति शास्त्र बोलते हैं, 11th में 2 पेपर होता है। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डायसी ने। किसने किया था? डायसी ने किया था। एवी डायसी ने, ठीक है? विधि का समान संरक्षण, अब देखिए आ गया ना क्वेश्चन। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। लेकिन विधि का शासन कहाँ से लिया गया दोस्तों? विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। लेकिन विधि का ये क्या कहते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। तो 3 क्वेश्चन हो गया ना? ये चीज़ कभी भी पीटी के लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको मेंस के लेवल पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब क्लियर हो रहा है। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डायसी ने किया था, ठीक है? और ये ब्रिटेन की देन है। विधि के समक्ष समता से आशय है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। विधि मतलब कानून। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच-नीच का भेदभाव किए बिना देश की समान विधि के अधीन होगा। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है, ठीक है?
यह एक नकारात्मक संकल्पना है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा घर से फ़ोन आ रहा है। आइए अब हम लोग जो है इस पे चलते हैं। विधि के समक्ष समता पढ़ लिए। डायसी ने दिया था यह सिद्धांत, ब्रिटेन से संबंधित था। यानी कि इसका मतलब है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। मतलब भारत में एक जो आदमी पैदा लिया है, जो नहीं पैदा लिया है, फिर भी भारत में रह रहा है, नागरिक है, विधि के समक्ष सबको समान अधिकार दिया गया है। लेकिन विधि के समान संरक्षण की बात करता है। देखिए, विधि के समान संरक्षण क्या करता है? इससे आशा है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है, उन पर एक ही विधि लागू होगी, ठीक है? इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है, क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। इसका मतलब समझे? ये समान परिस्थिति जो है, समान परिस्थिति में एक ही विधि लागू होगी। कहने का मतलब विकलांग के लिए विकलांग वाला, नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल इंसान। अगर महिला को आरक्षण दिया गया है तो सभी महिलाओं के लिए एक ही रूल होगा, ठीक है? तो जैसे राष्ट्रपति के लिए जो मतलब ये हुआ, लेकिन ये तो सकारात्मक ई वाला हुआ कि ऊ वाला हुआ? ये ना हुआ सकारात्मक। ये मतलब किसी व्यक्ति विशेष समान परिस्थिति में, ठीक है, उसके लिए एक कानून है, ठीक है? तो ये अच्छा है ना, ये अच्छा है, ये सकारात्मक है जो अमेरिका से लिया गया है। उसमें तो भेदभाव हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा? तब राष्ट्रपति को तो आम नागरिक समझने लगेगा लोग, इसलिए। तो ये क्लियर हो गया। ये सिद्धांत कौन दिया है इसके बारे में नहीं लिखा। आगे देखिए, विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। ये तो पता ही, राज्य मतलब यहाँ पे राज्य सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत। ये सब हाई लेवल का क्वेश्चन हुआ। भारतीय संविधान, यस यस यस, सुप्रीम कोर्ट का है ना, मार्गदर्शन करता है ना। हाँ, पढ़े थे ना कल हम लोग 13 आर्टिकल में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को छुआछूत यानी अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? ये तो पढ़ ही लिए। अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर, देखिए 35 भी आया, तो यानी कि कारण गजब लिखा। वही तो हम लोग तो सिर्फ इतना ही दायरा सीमित हो गया था हम लोग का कि अस्पृश्यता का जो आचरण है उसको निषिद्ध करने के लिए आर्टिकल 17 के तहत कानून बना सकता है, ठीक है? लेकिन देखिए, उसके लिए दंड देने के लिए जो कानून बनाया जाएगा ना विधि, उसमें 17 के तहत अकेला 17 के तहत नहीं, 17 के साथ 35 को जोड़कर बनाया जाएगा। और 35 में एक बात लिखा हुआ था, इस भाग में कोई भी बात के विहित रहने के बावजूद भी अगर जरूरत पड़ेगा तो संसद कानून बना सकती है। ऐसा ही था ना कुछ, इसी टाइप का था कुछ। देखिए, अब क्या हुआ कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में क्या-क्या दंड की व्यवस्था की गई, ठीक है? ये अभी हम लोग पढ़े थे ना, एससी एसटी को संरक्षण देने के लिए, वही वाला था ना ये? ऊपर था ना, कहाँ गया? हाँ, वही था। किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय सॉरी, एससी एसटी के लिए नहीं था ये अस्पृश्यता के लिए था। सॉरी, मुँह से गलती निकल गया। हाँ, किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 1955 बहुत इंपॉर्टेंट था, उस साल नागरिकता का भी कानून आया था। आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। कहता है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकना, तो दंड लगाएगा, ठीक है? अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, तो भी केस हो जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपानगिरी या होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देने पर भी उस पे केस हो सकता है। अस्पताल में प्रवेश से मना करने पर भी केस हो सकता है, ठीक है? माल बेचने या सेवाएं देने से मना करने पर भी केस हो सकता है। देख रहे हैं, ये वाला जो है कितना अच्छा है इन लोगों के लिए बढ़ावा देने। हाँ, यानी कि एक बात हम लोग कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये सार्वजनिक के लिए पे लागू होगा, ये पब्लिक पे भी लागू होगा, ठीक है? होटल पब्लिक का होगा ना किसी। किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत कहा है? पतंजलि। कौन पतंजलि है जी? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, ठीक है?
इन्होंने कहा क्या, विधियों के समान जो संरक्षण है ना, वो विधि के समक्ष समता का ही एक प्रकार का उप सिद्धांत कहा है पतंजलि शास्त्री। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? ये तो अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आधारभूत ढांचा है ना, तो आधारभूत ढांचा अगर स्टार्ट किया गया तो 1973 में किया गया है, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ कहता किस वाद में विधि के शासन को, यानी आर्टिकल 14 है ना, विधि का शासन, उसको आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 वाद में, याद रखिएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयन्ना बनाम तमिलनाडु राज, कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाया है जी, सब एग्जाम में पूछल क्वेश्चन है सब। तब समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज। अगला, किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले। देखिए, इस सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिएगा ना तो जरूर याद हो जाएगा। किस वाद में एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951। अगला, पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बताइए। तीन आधार है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सामाजिक राजनीतिक के आधार पे किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक आधार पे नहीं किया जा सकता। क्या मुकेश सर, ठीक है ना? हाँ, लेकिन जनरल वाले को आर्थिक आधार पे किया गया है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103 अमेंडमेंट अधिनियम कब हुआ था जी? 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन वही है। अगला है, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 16 के 4 का ऊपर पढ़ लिए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 का 4 का ख को भी जोड़ा गया, उसको जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन के तहत 16 का 4 का क, लेकिन 16 का 4 का ख को जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से, ठीक है, ये भी हो गया। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? देवासन बनाम भारत संघवाद में। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा जी? कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड का मतलब तो यही होगा कि मतलब जो बचा हुआ है ना उसको आगे वाले में जोड़ दिया जाना, ठीक है। तो ऐसा चीज को वो असंवैधानिक घोषित किया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय रहता है हमेशा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HM कानिया, हीरालाल M कानिया था क्या? नहीं, हीरालाल नहीं था, ये HM कानिया था। इंदिरा साहनी बाद में। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? पिछड़े वर्ग की। फिर कल आया था क्वेश्चन, अल्पसंख्यक का भी नहीं दिया। इंदिरा साहनी तो हाँ बोलिए। हाँ, और ओबीसी आरक्षण का था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, है ना? आएगा वो भी आएगा, आपके मन में अगर क्वेश्चन आया तो दिया तो जरूर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना एवं विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? 18 के 1। क्लाउज पूछ दिया है, ठीक है, 18 का 1 क्लाउज। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये सब तो याद होगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का कौन है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इस दूठो याद रखिएगा, 22 और 20 थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो 20 में पहले दोष सिद्धि होगा और 22 में फिर गिरफ्तारी होगा, ठीक है। और ये जो निवारक निरोध नहीं आता है कि कोई ऐसा पता चलता है कि अगले महीना, हाँ, और 3 महीना तक नजर बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का, चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था पूछ रहा है। 7 था, कौन निकाल दिया गया? संपत्ति। अब कितना है? 6 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों के प्रतिबंध लगा दिया गया है? संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता। तो ये प्रतिबंध हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रकार से अपवाद मिला ना आपको कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन SC ST वाला अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है, वहां जाइएगा
तो वहाँ कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि मतलब जिससे उनके संस्कृति को आप ये कर सकते हैं। ये एक प्रकार का निर्बंधन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या? हाँ। हाँ, अंडमान निकोबार। अच्छा, इसमें वो अनुसूची 6 आएगा क्या, अमित रिमी वाला? अनुसूची 6 के अंतर्गत जो क्षेत्र। हाँ। हाँ, आएगा ना? वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रता को लेकर 6 पढ़ लिए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के, देखिए अनुच्छेद के 19 के 1 के क में है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी बोलिएगा ना 1 का क, 1 का ख, 1 का ग, ठीक है, ऐसे बोलिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय सं... हाँ, यानी एक में एक अनुच्छेद 19 के मेन क्लाउज 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसको स्मॉल a b c d करके लिखा गया, जिसको हिंदी में क ख ग बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? 19 का 1 का क ही, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 19 का 1 का क में। देखिए, क्योंकि ये भी हमारे विचारों में अभिव्यक्ति के लिए आता है ना जी, हम अपने विचार को, हम अपने अभिव्यक्ति को झंडा फहरा के प्रकट करना चाहते हैं। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 19 के 1 के ख में, ठीक है। संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से चर्चा कर लिए हैं। सूचना का अधिकार, देखिए यही आया था उस दिन क्वेश्चन जो चर्चा का विषय होता है। सूचना का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन, कहता 19 के 1 के क में। लेकिन जानते हैं कोई कोई किताब मुकेश सर इसको क्या किया है, 21 लिख दिया है, ठीक है। किसमें? इंटरनेट का अधिकार है क्या इसमें? सूचना का अधिकार इसी में मान के, सूचना का अधिकार इसमें क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ 19 के 1 के क में, इसी पे बहस करेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, 19 के 1 के क में, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी डॉटफुल रखते हैं थोड़ा सा, इसको क्लियर करें, क्योंकि हमको कोई अच्छा आदमी ही बोला था कि 21 में है, उसको भी नॉलेज था अच्छा खासा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के सॉरी 19 के 1 के 6 में कितनी अभिव्यक्तियों को बताया गया है? 4 अभिव्यक्ति, वो कौन कौन है? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। अगला, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान 20 में पता है। अगला, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ पे है? 20 के 1 में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या, जिस टाइम में जो अपराध किया जा रहा था उस टाइम जो कानून होगा उसके अनुसार सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि सजा आज हो रहा है और अपराध 10 साल पहले किया था, तो सजा तो बहुत दिन के बाद होता है ना जी, पहले तो जेल लेके जाता है। हाँ, केस स्टडी, वोडाफोन का केस स्टडीज का एग्जाम्पल क्या था उसमें? अच्छा अच्छा, मतलब कि वोडाफोन का मैटर पहले का था, उसको सजा के तहत क्या कर दिया गया, वर्तमान समय के कानून के अनुसार सजा दे के इसको 15,000 करोड़ के समथिंग इसको मतलब नुकसान करवा रहा था, ये चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर इस पर जजमेंट दिया कि नहीं, इसको उस समय के अनुसार दीजिए, तो इसको फिर बचत हुआ, यही ना? हम्म। अच्छा, हाँ, कहीं थोड़ा लूप होल हो गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ नुकसान। अब किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी? 20 का 2, तो 20 का 1 क्लियर हुआ ना? 20 का 1 क्लियर हुआ, जिस समय जो कानून रहेगा उसके अनुसार सजा दिया जाएगा। 20 का 2 क्या है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा। अगला, संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 में, अनुच्छेद 20 के क्लाउज 3 में।
ठीक है, तो यानी कि आगे तो 20 का क्लाउज 1 क्लियर, 2 क्लियर और 3 क्लियर। 1 में क्या है, जो कानून प्रवृत्त है उसके अनुसार सजा। 2 में क्या है, एक अपराध के लिए 1 बार सजा। 3 में क्या है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, चलिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया हो। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पे होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह को निकाल दिया गया, ठीक है। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हो तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु कौन से मूल अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, 20 और 21। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया तो कौन सा आर्टिकल का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, जिसके वजह से आर्टिकल 19 के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। 358, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा 358 अपने आप चालू हो जाएगा, लग जाएगा, और 358 के चालू होते ही 19 आर्टिकल समाप्त। लेकिन अगर 19 के अलावे कोई ऐसा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, 20-21 तो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 359 के तहत। गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, समझ में आया। फिर से एक बार बोल देते हैं। हाँ हाँ, कि बात ये है मैटर कि 352 के तहत जब भी आपातकाल लगेगा तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे, तो आपका 20 और 21 कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन 352 लगते ही 358 स्वतः ही चालू हो जाता है, और 358 स्वतः ही चालू होने के कारण 19 आपका निलंबित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि भाई 19 से ही काम नहीं चलेगा, इसके अलावे भी हमको कुछ मौलिक अधिकार निलंबित करना है, तो आर्टिकल 359 का प्रयोग करते हुए वे चाहे तो 22, 23, 24, 25 जो भी उनको निलंबित करना है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, चलिए। हेलो, अगला है भारतीय, यहाँ पे मतलब पूछा नहीं जा रहा है, डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे याद करते हुए चल रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, पूछा जाता है ये सब एग्जाम में। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध है, देखिए आ गया ना, 358, 59 क्लियर है। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, 19, देखिए दे दिया। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है, 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में, यही बताए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। 20 और 21, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन डिस्कस करने में क्या मिनट लगा, 1 2 3 4 5, 1 मिनट भी नहीं लगा। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, देखिए हम लोग पहले उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। 15 होगा, बोलिए हाँ। 16 होगा, हाँ। 17 नहीं होगा, 19 होगा, होगा। 29 होगा, होगा, ठीक है, और 30 भी होगा। यानी ये 5 आर्टिकल मुंह में बैठा लेना है, 15, 16, 19, 29, 30। ये मेंस में भी आएगा लिखने के लिए, ठीक है, कि मेंस में आएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, संक्षेप में व्याख्या करिए, आ जाएगा क्वेश्चन। तो अब आर्टिकल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इसी क्रम में याद रखिएगा, पहले धर्म है, फिर मूलवंश है, फिर जाति है, फिर लिंग है, फिर जन्म स्थान है। लिखने को तो आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों उल्टा पुल्टा लिखना, जब मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो सीधा लिखेंगे। यस, नागरिक के लिए पॉजिटिव है, ये सरकार के लिए नेगेटिव है ना। 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19, वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता, क्लियर। उसके बाद 29, अल्पसंख्यक की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी हितों का संरक्षण। 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों को अधिकार। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।
ठीक है, 14, 17, 18, 20, 24 इसमें कोई भी सीमा नहीं है। वही कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी भी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। 14, 17, 18, 20, 24 कोई भी सीमा का निर्धारण इसमें नहीं किया गया है। आगे, और यहाँ पे हम लोग निर्बंधन खोज रहे थे, मिल रहा था जी। हम लोग इसका नेगेटिव खोजने का कोशिश कर रहे थे, कहाँ नेगेटिव मिल रहा था ना, एक तरफ से दिया गया, एक तरफ से लिया गया में। वो तो नहीं था, लेकिन 24 वाले में भी था, 20 वाले में। ये कहना क्या चाह रहा है, कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाएगा, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन मुकेश सर? मतलब ऐसा तो नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, है ना? हाँ हाँ, वही समझ, सही समझ गए, क्योंकि 14 के बाद 15, 16 तो भारतीय नागरिक को दे दिया गया, है ना? फिर 18 बीच में घुस गया सभी के लिए, 19 जो है भारतीय नागरिक को दे दिया गया, 20 जो है सबके लिए है, ठीक है? तो इस प्रकार से वही वाला है, वही सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, मतलब सभी को प्राप्त है ये। अगला, कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? 14, 19 और 21 ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं, इसको लागू करवाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत, यही जापान वाला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाएगा कि ब्रिटेन वाला और अमेरिका वाला का आर्टिकल किस आर्टिकल में प्रयोग किया गया है? 14 में। जापान से जो लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 21 में। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत वही ना बोल रहे हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को ही बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है, सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम दे वनडे वाला, चाहे वो मेंस का एग्जाम दे, सबके लिए फायदेमंद है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ मरने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं आपको, अभी जो आप बोले इंटरनेट की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद अभी आप बोले विदेश जाने का अधिकार, तो हो ही गया, तो ये हो गया। और उसके बाद अभी ऊपर में पढ़े थे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। इसीलिए ये आर्टिकल का व्याख्या सुप्रीम कोर्ट इतना किया है और इतना बड़ा हो गया ये आर्टिकल, बहुत कुछ जोड़ दिया है इसमें। और अभी आर्टिकल, अभी जो आप बोल रहे थे वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो जलवायु का संकट आया है, उसमें भी आर्टिकल 21 का ही चर्चा किया गया है। 21 आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में डेली 2 से 3 दिन में एक बार जरूर दिखेगा, ठीक है? डिग्निटी है ना ये, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, मरने का अधिकार। किस बात के तहत यह अभी निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 21 में जो प्रयोग किया गया दैहिक स्वतंत्रता, शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, तो ये वाला जो कहा गया कि ऐसे डायरेक्ट विदेश भ्रमण जाने का कोई अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार में, लेकिन उसमें जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो देह हमारा विदेश जा सकता है। तो इसकी व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978, ठीक है? अगर ऐसा पूछा जाएगा विदेश जाने का अधिकार का जो वर्णन है, जो डिस्कशन है, वो कब किया सुप्रीम कोर्ट? तो यही वाला केस में, मेनका गांधी केस में। आगे, किन अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार मिलता है? एकांतता मतलब क्या हुआ? एकांतता मतलब प्राइवेसी हुआ ना, राइट टू प्राइवेसी। चाहते हैं ना कि मतलब एकांतता मतलब हम किसी चीज को शेयर नहीं करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल कोई क्यों छुए, मेरा मैसेज क्यों कोई देखे, और सही बात है, ये प्राइवेसी होता है, ठीक है? ये नहीं करना चाहिए, बिना किसी की अनुमति से नहीं किसी का फोन छूना चाहिए या उनका मतलब मैसेज देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अनुमति मांग लीजिए तो ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है आपको किसी एक आर्टिकल से नहीं मिलेगा, आपको 19 का 1 का डी, जिसमें क्या है बताइए, और 19 का और 21 दोनों को मिलाकर पढ़िएगा तभी राइट टू प्राइवेसी आएगा, ठीक है? 19 का 1 का डी में क्या था? घूमना था क्या? घूमना फिरना, संचरण, संचरण भी वर्ड था वहां पे, नहीं, पहला तो वो था विचार एवं अभिव्यक्ति, ठीक है? दूसरा वाला में था संघ बनाने का, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, देख लीजिए। तो इसलिए 19 के 1 के डी में है संचरण और आबाद करने का, और साथ में 21 को मिला के पढ़िएगा तो आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिलेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह, ले आ गया क्वेश्चन, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को भी अधिकार को संरक्षण देता है, आर्टिकल 21, ठीक है? तो तलाक देने का भी सीमा आ जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार, देखिए इसको स्पीड में खींच देते हैं एक बार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार,
विधिक सहायता का अधिकार, एकांत एकांत कारावास का अधिकार, ठीक है। उसके बाद बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, निजता, उसी का एकांतता भी बोलते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के लिए विरुद्ध अधिकार और शयन का अधिकार, सोने का भी अधिकार आपको दिया गया है। इसलिए सुबह अगर कोई नहीं उठे डिस्कशन के लिए तो उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। झूठ मूठ का केस कुछ कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान, हाँ बोलिए। यानी कहने का मतलब सरकार इस चीज में बाधा नहीं दे सकती है ना। हम्म। यानी मतलब ये सोने में दखल अगर सरकारी व्यक्ति कोई दे रहा है, सरकार का कोई मतलब ऐसा प्रावधान है एजेंडा, तो उसमें आप कर सकते हैं क्या? ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हनन करेगा, उसमें नहीं हो सकता है ना। चलिए ये एक पॉइंट है। वही ना। तो फिर ये मौलिक अधिकार हमें हमें जो गारंटी दे रहा है, तो मतलब अगर आप हमारे मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके विरुद्ध? नहीं सर, है, जा सकते हैं। हाँ, ये वैसे ये सरकार के विरुद्ध ही होता है ना, ठीक है, तो सरकार को शामिल मतलब सरकार शामिल होगा तो ही उसमें कुछ हो सकता है कि नहीं है? चलिए। अब अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये पता था? हाँ, पता ही होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है, कि मतलब 20 और 21 जो समाप्त नहीं होगा, वो किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त नहीं होगा, ऐसा प्रावधान किया 44वां, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। खाली 86वां संविधान संशोधन सब रट के बैठल रहता है। 86th अमेंडमेंट 2002 2002 2002, ठीक है। लागू कब हुआ है? 2010 में। लागू कब हुआ है? 2010 में। लेकिन ये किस केस में आर्टिकल 21 को मतलब और ज्यादा कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए ये दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश बनाम उन्नी कृष्णन, ठीक है। उन्नी कृष्णन केस बनाम आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया? हमको लगता है क्या ई वाला जो मतलब किताब है 1 लाख क्वेश्चन का, इसको करने के बाद 95% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का मतलब कवर हो सकता है, मतलब वन डे एग्जाम का। क्योंकि और इसके साथ अगर लक्ष्मीकांत को भी ऐड कर लिया जाए या एनसीईआरटी को भी ऐड कर लिया जाए, तो हमको लगता है कॉन्सेप्ट विथ एमसीक्यू दोनों हो गया एक प्रकार से। मतलब कॉन्सेप्ट आप गेन करके आइए, एमसीक्यू यहाँ आपको मिला हुआ है वन लाइनर के फॉर्म में। किस बात, हाँ, वो दिमाग में हम रखें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट में, ओके ना। एनसीईआरटी के बारे में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। मरने का अधिकार शामिल नहीं। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज, ये मरने का अधिकार शामिल नहीं है 21 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, ठीक है, जिसमें वो 2011 में एक दिया था, वो कौन था, अरुणा सबनी नामा करके था, ठीक है। उसमें यह बात बोला गया, विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु का हम अधिकार देते हैं। विशेष परिस्थिति में केवल वो पैसिव इच्छा मृत्यु, ठीक है, पैसिव इच्छा मृत्यु में हम अधिकार देते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण का एक मूल अधिकार है? तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज, देखिए ये बिहार राज का केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीव्र गति से विचारण मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज, ठीक है। इस पे हम लोग आज देखेंगे, इस पर नेट पे क्या है कि हुआ था केस में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय, सब वाद समेट लिया क्या हो, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया था? विशाखा बनाम राजस्थान राज। इसमें से जो ना सेलेक्टेड वाद को निकाल लेंगे और मेंस का आंसर राइटिंग के लिए रख देंगे, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया? 86वां 2002 में, ठीक है, लागू हुआ 2002 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया है? मोहिनी जैन मामले में,
देखिए 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आया यहाँ पे देखिए। देखिए एक 19 कृष्ण वाला था ना कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित कर दिया। तो मोहिनी जैन मामले, यानी ये दोनों बात आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक के ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला यहाँ पे कुछ नोट दिया है। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान यानी सिगरेट पीना को अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दे दिया। तो कहीं कहीं आपको सार्वजनिक स्थान पर लिखा होगा, सिगरेट का फोटो देके काट देता होगा उसमें। ठीक है, अगला विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए कहता है ना लिंग परीक्षण मतलब दंडनीय अपराध है, यही 2008 में आया था ये केस, विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008। ठीक है, लड़का हो या लड़की कोई दिक्कत नहीं है, जांच नहीं करवाना है। अगला कॉमन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु आ गया ना, पैसिव यूथेनेसिया अर्थात सम्मान के साथ मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग 2011 वाला खाली पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग के पास कितना आ गया, 2000 2008 भी था, 2008 हो गया, 2011 हो गया और लास्ट में 2018 में ये बात लागू कर दिया गया और 2023 में उसमें से एक क्लाउज हटा दिया गया था, जज वाला क्लाउज, कि आप नोटरी के पास जाके इस पे एक दिन विस्तृत चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? 21 का क में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार यहाँ देखिए राज्य करेगा, देखिए ये बात याद रखिएगा। और माता पिता वाला कहाँ पे है? वो मौलिक कर्तव्य में है ना, मौलिक कर्तव्य में कहाँ पे? हाँ जी बोलिए सर। 0 से 6 46 में है, 46 में, 45 में तो वो है SC ST के लिए। ठीक है, शिक्षा शायद, और मौलिक कर्तव्य में है 6 से 14 ही है, लेकिन वो पेरेंट का होगा, गार्जियन का। ठीक है, और ये जो है 6 से 14 ये राज्य का होगा, समझ गए? यानी कहने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए ना कि प्रत्येक गार्जियन का बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष का बालक अबोध है, उसको क्या ज्ञान है, उसको स्कूल पहुंचाइएगा ना जी, पहुंचाने के लिए स्कूल कौन, सरकार आएगा? नहीं, माता पिता, सरकार फ्री में शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है तो शिक्षा लेने के लिए स्कूल, कोई एक जगह है स्कूल, स्कूल तक बच्चा को कौन पहुंचाएगा? उसका गार्जियन। ठीक है, इसलिए वहां पे मौलिक कर्तव्य गार्जियन का दिया गया है और अधिकार आपको दिया गया कि आप शिक्षा पा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू हुआ? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ये वाला जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार लिया गया? पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। समझ रहे हैं, आत्महत्या जो होता है ना, आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकारा गया, यानी आत्महत्या करना भी मूल अधिकार है। सोचिए, सुसाइड, पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? 22। ठीक है, लेकिन बंदी बनाए गए आर्टिकल के 22 है ना, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पे 32 का भी आप देख सकते हैं ना, रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला में। ठीक है, वही भाई यहाँ दिया, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 महीने तक। लेकिन निवारक निरोध में देखिए क्या कंडीशन है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था, जिसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971, जिसको मीसा बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ये सब देखिए थोड़ा जटिल है, चर्चा कर देते हैं लेकिन याद करना पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया, इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू की गई। 1978 में इसे पुनः निरसित कर दिया गया। फिर आया विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, जिसको बोलते हैं कोफे पोसा। अच्छा, इसी का विरोध करते हुए लालू ने अपने मतलब बेटी का नाम मीसा भारती रखा। वाह। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफे पोसा 1974 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ, इसको याद रखिएगा। टाडा
टाडा जो है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया टाडा। और पोटा जो है आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया। देख रहे हैं निवारक निरोध अधिनियम को सबको कंपाइलेशन करके यहाँ पे दे दिया है। लुसेंट का बाप नहीं, ये लुसेंट का दादा है किताब, समझ गए। लुसेंट, लक्ष्मीकांत सब के नीचे। हाँ, बीपीएससी में क्वेश्चन मिलाने के लिए, जेपीएससी में आया क्वेश्चन। अरे तेरे यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है ना, गलत हो ही जाता है, ठीक है, हम देखे हैं, ये क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम कब आया जी? 1950 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा वाला का मीसा भारती 1971 में, ठीक है। लेकिन खत्म कब हुआ मीसा भारती? 1978 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफे कोसा 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा 1980 में। टाडा जो आतंकवादी वाला था 1985 में। और पोटा 2002 में। चलिए आगे देखते। प्रावधान ना भी याद रहे ना, खाली इसवी याद रखिएगा ना, बस चल जाएगा काम। अब देखिए मूलभूत स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 19 के क, वाक और अभिव्यक्ति। ख, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। ग, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। सहकारी समिति यहाँ भी है, देख लीजिए जो 97वां संविधान संशोधन का जोड़ा गया है, ठीक है। 19 के घ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद और संचरण। 19 के अंग, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। देखिए चौर डिलीट हो गया, चौ में क्या होगा जल्दी बताइए, चौर जो डिलीट हुआ है संपत्ति, ठीक है। चौ में संपत्ति तो डिलीट हो गया। छह में देखिए कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? यानी कि जो दी गई स्वतंत्रता है वो अन्य स्वतंत्रताओं की जननी है, जननी वाक स्वतंत्रता, ठीक है। वाक में क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला, किसने कहा वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? पतंजलि शास्त्री ने कहा। इससे पहले पतंजलि शास्त्री का एक स्टेटमेंट आया था, उसको देख लेना। वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है, ऐसा पतंजलि शास्त्री ने कहा। संचरण के अधिकार के कितने आयाम है? संचरण मतलब आर्टिकल 19 का 1 का डी था ना, घूमने का, उसमें 3 आयाम है। एक तो देश के भीतर संचरण का अधिकार है, देश के बाहर संचरण का अधिकार है, देश में वापस आने का संचरण अधिकार है, ठीक है। आने का 3 अधिकार है, इसमें 3 अधिकार है, ठीक है। किस वाद के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में। ये वो स्टेट बेसिस में आया हुआ क्वेश्चन, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं। किस बात के ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश भारत। इसको अगला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधीन मूल अधिकार। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन यानी उसके अप्रत्यक्ष तरीके से कौन कौन से अधिकार आते हैं। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार कोई जानने का अधिकार भी बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद विदेश जाने का अधिकार। यस, यानी कि यहाँ पे अगर विदेश जाने का अधिकार दिया है तो देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि संचरण के कितने आयाम हैं? 19 के 1 के डी में भैया देखिए 3 प्रकार का अधिकार है। देश के भीतर भी जा सकते हैं, तो बाहर भी जा सकते हैं और देश में वापस आने का। इसका मतलब है विदेश जाने का अधिकार एक प्रकार से आर्टिकल 19 के 1 के डी में निहित है। और 21 में तो अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया ही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर विदेश भी जाना आपका एक प्रकार का मूल अधिकार है। तो दोनों क्लियर हुआ। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से जो हमारे पास मूल अधिकार हैं, जो व्याख्या के तहत आए हैं, वो किसी एक ही आर्टिकल में निहित होगा। ऐसा हम ना तो सोच सकते हैं, ना तो कह सकते हैं। क्लियर है ना सर? इसलिए जिद पे कभी भी अगर कोई ज्ञानी मानव आपके सामने आ जाए और वो ऐसा बोले कि देखो भैया विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 19 में भी है, 19 में है, तो आप ये मत कहिएगा ज्यादा पढ़ के आए हैं, 21 में हम पढ़े हैं लक्ष्मीकांत में। नहीं, जो आर्टिकल अप्रत्यक्ष तौर पे है उसका व्याख्या कर करके दूसरे आर्टिकल के अंदर भी प्रूव हो गया तो आ गया उसके अंदर। क्या मुकेश सर? हाँ, तब आप बताइए इसमें सभी ये जब ये बोल रहा है कि वाक की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी मानी जाती है, तो इसका मतलब व्याख्या कर करके इसमें बहुत सारे मतलब संभावनाएं हैं जुड़ने के, है कि नहीं है? चलिए, हाँ, उसको कहने का मतलब उसको भी उसको जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सके, है ना? चलिए आगे देखिए, राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति बहुत खतरनाक किताब है, ठीक है। पढ़ने के बाद लग रहा है कि ऐसा किताब मिला ही नहीं, ऐसा किताब नहीं है जी। आपको बोल रहे हैं घटना चक्र में भी जो है ना एक लिमिटेड है, ठीक है। यूथ वाला ना भट्टी बैठा दिया सब किताब का, सही बात है।
सीक्वेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीक्वेंस मिल रहा है। लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है पॉलिटी के लिए, हम समझ रहे हैं। लक्ष्मीकांत के अलावा और दूसरा बुक भी फॉलो किया होगा। राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? लीजिए आ गया, प्रभुता और अखंडता के आधार पर। ये क्या है बताइए, क्या है? प्रतिबंध है, प्रतिबंध जो बोले थे आपको। लीजिए मेंस का आंसर राइटिंग में प्रतिबंध आ गया। एक हाथ से दिया है आपको अधिकार, दूसरे हाथ से छीन रहा है, वही है ये। लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाएगा, राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाएगा, न्यायालय को नहीं मानिएगा, उसका अवमानना करिएगा तो भी वह प्रतिबंध लगाएगा, मानहानि में प्रतिबंध लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 1 के 6 के तहत एक मूल अधिकार है? सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989। ठीक है, यानी कि देखते हैं जो रेडी वाला नहीं होता है जिसको बोलते हैं ठेला वाला, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अगर व्यापार करता है, ठीक है, 19 के 1 के 6 के तहत एक मूल अधिकार है, लेकिन सरकार उसको कभी कभी क्या करती है, उसका दुकान को उठा के फेंक देती है। ऐसा कहा गया था आपको सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सरकार तय करती है कि, हाँ सरकार तय करती है कि जैसे भीड़ भाड़ इलाके में रोडे जाम हो जाएगा तो फिर उससे समस्याएं खड़ा हो जाएगी ना, तो सरकार उसको जगह देती होगी कि हाँ वहां पे लगाओ। भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। ये सब क्लाउज हो गया है ना, गिरफ्तारी का ये निर्बंधन है। ठीक है, यानी कि अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको 24 घंटे के अंदर मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना है। उसके बाद आप गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद आप वकील रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको दोहरे दोहरे संकट से बचाया जाएगा, मतलब वही स्वयं के विरुद्ध आप साक्षी भी नहीं हो सकते हैं। दोहरे दंड का आशय क्या? आगे दे दीजिए। दोहरे दंड, दोहरे दंड का आशय किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नोट में दिया है। प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानव की गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती है जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। समझ गए? यानी अनुच्छेद 19 में जो है तो है ये है, और जो नहीं है वो दैहिक स्वतंत्रता में यहाँ पे आ जाएगा। आगे है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? और ये दिया गया है विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान इसी वाद में दिया गया। कहाँ से इतना वाद खोज के लाया है ये बताइए? जानते हैं इसमें मेन बात है क्या? इसमें जो वो वाला क्वेश्चन है ना, क्या कहते हैं उसको, टीचर वाला जो एग्जाम होता है जी, टीजीटी वाला, टीजीटी पीजीटी वाला, ठीक है, नेट जीआरएफ वाला, सब क्वेश्चन न डाल दिया है इसमें। उस हाँ, उस सब में यही सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यूपीएससी का भी क्वेश्चन है इसमें, बीपीएससी का भी है, और सब पीसीएस का है। किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 के प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया है? और इसी का तो आर्टिकल आया था ना परसों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला। इसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार। ठीक है, एक तो समान दंड विधि के अधीन, दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। ठीक है, और निवारक निरोध विधि में जमानत नहीं मिलता है, समझ गए? हाँ, हाँ वही, किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता? देखिए ये क्या है, ये क्या आया? ये आया निबंधन, प्रबंधन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, इसका होगा अन्य देश के शत्रु को और निवारक निरोध वाले व्यक्ति के अधीन निरोध व्यक्ति को दे रहा है ना, मतलब भाई दिया तो है लेकिन दूसरा क्लॉज में लगा दिया, निवारक निरोध वाले को संरक्षण नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? आपात एवं शांति दोनों समय में करता है। ठीक, शांति के समय में भी तो कर ही सकता है, आपात के समय में भी कर सकता है। आपात के समय में तो करना जरूरी है ही, शांति के समय में करने का मतलब सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन पता चला है कि अगले अगले महीना जो है हम कहीं पे बम सीरियल ब्लास्ट करने वाले हैं, तो उसके आधार पर अगर उनको शक होगा तो हमको गिरफ्तार कर सकता है निवारक निरोध। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। और ये बहुत अच्छा चीज है, हमको बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है ना, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो अब बाद में वैसा नहीं होता है,
तो वो बेगुनाह होता है, तो थोड़ा-सा उसके डिग्निटी पे प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आस-पास वाले समाज वाले उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। तो थोड़ा-सा यही चीज़ गया भी था न्यायालय में, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहेगा तो जम्मू-कश्मीर में नहीं रहता, सही बात है, जम्मू-कश्मीर का क्या हाल हो जाता है अभी, लेकिन ये ज़रूरी भी है। चलिए कोई बात नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 आखिर सरकार भी तो हमारी सुरक्षा के लिए ही कर रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का 4 एवं 22 का 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में क्या-क्या प्रावधान है? तो आप देखिए पूरा प्रावधान दे दिया है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने मास तक रखा जाएगा? 3 मास। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा? बिल्कुल बताया जाएगा, किस आधार पे किए हैं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए, ठीक है? कर सकता है वो। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अच्छा पॉइंट है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, क्योंकि दिमाग में नहीं तो बैठ जाएगा कि नहीं वो अपने नहीं दे सकता है, कर सकता है, ठीक है? अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दिया विरुद्ध कर सकता है वो। अगला है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह की अवधि 3 माह की अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है, यानी कि 3 महीने तो है ही, 3 महीना तो है ही, 3 महीने के बाद छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन 3 महीना से प्लस भी कोई प्रावधान है। तो कहता है उसके लिए ऐसे नहीं है, मौखिक नहीं होगा, सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा, यानी कि अगर 3 महीना से प्लस तक 3 महीना प्लस अगर करना है किसी को निरुद्ध, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, और सलाहकार बोर्ड में जो उच्च न्यायालय के स्तर के न्यायाधीश होंगे वो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है? शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 2 वाला अधिकार, ठीक है? और देखिए संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब ये उस क्वेश्चन का नहीं है। अब कह रहा है कि देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब अगला टॉपिक है, इसका कहने का मतलब है। आइए 10 मिनट करते हैं। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने के अतिलंघित करता है? आर्टिकल 23 वही बलात् श्रम वाला, ठीक है? बलाश्रम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का कितना वर्ष का बालक? 14 वर्ष का बालक, ठीक है? 24 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया है? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। गठन कब हुआ? 2007 में। यदि राज्य दुर्भिक्ष मतलब समझते हैं? अकाल। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी को कम कर देता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? आर्टिकल 23 का, ठीक है? 23 का। किस प्रकार का आदेश बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है? तो अब ये हो गया प्रबंधन। तो देखिए निबंधन हो गया, देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, ठीक है? ये नहीं आएगा बलात् श्रम में। कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना, ये भी बलात् श्रम में नहीं आएगा। आगे कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? बेगार। बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना, ठीक है? बंदी जो है कैदी, उसको कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम अगर कराया जाएगा तो बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालक? 14 वर्ष पढ़ लिए हैं। बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है? आर्टिकल 24 को ध्यान में रखते हुए। पहला तो बालक नियोजन अधिनियम 1938 में आया, जो कि अपने देश आजाद होने से पहले ही बनाया गया था। दूसरा बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में आया था। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। खान अधिनियम 1953 में आया था, और शिशु अधिनियम 1966 में आया था, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? देखिए अब क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है कि कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो संरक्षण दिया गया है वो राज्य के विरुद्ध तो है ही है, साथ ही किसी व्यक्ति के भी विरुद्ध है। यानी कि राज्य के खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं और व्यक्ति के खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 23 समझ गए? क्योंकि बलात्कार तो कोई दूसरा व्यक्ति ही आपसे नहीं करवाएगा, जबरदस्ती काम करवाएगा, मजदूरी नहीं देगा, तो उसके खिलाफ एक व्यक्ति वाला मिला ना, यहाँ भी व्यक्ति मिला, व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकते हैं आप। अगर हम मान के चले कि किसी को करवा रहे हैं मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, तो वो हम मेरे खिलाफ जा सकता है। 17 वाला भी दो ऐसा आर्टिकल मिला। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, और क्या क्या है देखिए, बेगार अथवा बलात्कार, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, क्या कहता है, किसी को बच्चा को पकड़ के ले जाके बेच दिया, वहां से खरीद लिया। बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासी, ये सब आएगा इसमें, देख रहे हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 23 के तहत कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध जो है के लिए अनुच्छेद 35 का सहारा लेते हुए संसद जो है दंड विहित यानी दंड से संबंधित वो प्रावधान कर सकती है अनुच्छेद 23 के लिए। अगला बंधुआ मजदूरी नहीं, संसद
23 के तहत अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है, तो आर्टिकल 35 के तहत संसद उसको दंड देने के लिए कोई ऐसा कानून बना सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में किया गया था बंधुआ मजदूरी, ठीक है। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है। एक पैरा और करते हैं, कितना बचा हुआ है देख लीजिए तो, थोड़ा सा ज्यादा है क्या, 1 2 3 3 पेज बचा हुआ, उसको कल ही करेंगे, लेकिन ये वाला पेज कर देते हैं कंप्लीट। धर्म की स्वतंत्रता कर देते हैं, धर्म की स्वतंत्रता थोड़ा सा ही है ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे कम रहता तो तब तो खत्म हो ही जाता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? एक तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार और रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ठीक है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, ये सब तो हम लोग आर्टिकल में पढ़े ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के 25 में किया गया है। उसके बाद राज्य द्वारा किस बताइए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अपना कि राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है? मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का, ठीक है। तो राज्य द्वारा किसके अर्जन, राज्य द्वारा जो है मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों के अर्जन के लिए, ठीक है, 25 या 26 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई? आर्टिकल 26 में। पता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान, टैक्स के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? अनुच्छेद 27, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बेसिक तरीके से समझाइए तो, क्या होता है इसका मतलब? मतलब सरकार सरकार धार्मिक चीजों के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, बस बात यही है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राज्य जो है निधि से पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? यानी कहने का मतलब 28 का एक आर्टिकल कहता है कि राज्य निधि से यानी राज्य के पैसे से अगर कोई भी शिक्षण संस्थान चलाई जा रही तो वहां पे कोई विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। 28 का एक, भारतीय संविधान में कहां पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? एक तो उद्देशिका में की गई है, यानी प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, और 25 से 28 अनुच्छेद के बीच की गई है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। किसको? भारतीय को भी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए, तो 15, 16, 19, 29 याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? अभी जी क्वेश्चन आ गया, 42वां संविधान 1976। पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य? लिए आ गया, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? राज्य जो है ना सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, निष्पक्ष व्यवहार करेगा। तटस्थ मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी भी धर्म विशेष के साथ वो नहीं जाएगा, ठीक है, तटस्थ रहेगा, दूरी बना कर रखेगा, यही है पंथ निरपेक्ष। अनुच्छेद 25 के 1 के अनुसार राज्य किन आधार पर व्यक्ति की धार्मिक विधि पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? लीजिए एक और निर्बंधन आ गया, तो बताए तो 4 ऐसी व्यवस्था है। एक तो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है सदाचार। एक और वर्ड था, वो कहाँ चला गया, एक और था, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था था शायद, इस टाइप का कुछ, देख लेंगे उसको। हाँ, लोग पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र अमेरिका में स्थापना हुई थी। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल है? 284, 284, 284 रट लीजिए। 9वीं अनुसूची में क्या होता है? जो भी अधिनियम उठा के डाल दिया गया उसका संशोधन नहीं कर सकता है संसद, लेकिन 1973 से के बाद से कोई भी चीज डाला गया है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये 2007 में डिसीजन आया है। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30 के क्लाउज 1 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? यह है वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था, यानी बिजनेस के उद्देश्य से अगर कोई संस्था स्थापित होती है तो 30 के 1 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। तो क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक के हितों के वर्गों का संरक्षण होगा, लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस पैसा कमाने के लिए खोला जा रहा है कोई संस्था, प्राइवेट संस्था, तो उसमें अगर बोल देगा कि नहीं हितों का संरक्षण के लिए खोले तो ऐसे थोड़े होगा, संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। क्या सर यही है ना? वही है। संविधान में अनुच्छेद 31 का ख और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? कृषि भूमि सुधार था
और इसी प्रकार के कल्याणकारी और अन्य उपायों के प्रोन्नयन के लिए 31 का ख एवं 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था। उसके बाद 2 ठो क्वेश्चन और है। 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो एक तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को डाल दिया गया था, ठीक है? दूसरा 1974 का संशोधन अधिनियम डाल दिया गया था और तीसरा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम डाल दिया गया था। इस पे कुछ भी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है? डाल दिया गया था। ये सब यानी इंदिरा गांधी का कमाल है ये सब, ठीक है? तो इसके तहत ही हम लोग का ये खत्म हुआ। कर ही ले यहाँ तक क्या, आर्टिकल 32 तक, क्योंकि फिर रीट वाला जो है ना, रीट वाला हाँ हाँ टाइम है ना सबके पास, आधा घंटा और करिएगा तो कोशिश करते हैं खींचने का, तो खींच ही देंगे। फिर ये 2 दिन से फंसा हुआ ही टॉपिक, फिर इसके बाद इसको हम लोग रटेंगे बैठ के, और क्या। आप लोग के पास टाइम है ना? तो चलिए आधा घंटा और करते हैं, ठीक है? आइए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण करता है? आर्टिकल 29। अभी जी आएगा, क्लियर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। क्लियर है, सब आर्टिकल आ गया इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है? तो बोले थे अल्पसंख्यक का जो मतलब एक तरह से परिभाषित दिया गया, तो धार्मिक और भाषा ये दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक की चर्चा की गई ना भारत के संविधान में, है ना? हाँ, वही ना। तो क्योंकि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का ही मतलब मान्यता दिया गया है। आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 में किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 44th अमेंडमेंट 1978 में, और अब आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। अगला आर्टिकल वही है और ये भाग 12 में चला गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? 31 के ख के तहत प्राप्त था। वही जो ऊपर पढ़े थे कृषि वाला, कृषि को संरक्षण देने के लिए लाया गया था। संविधान में किन विधानों को 31 के क का संरक्षण प्राप्त था? किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन किया जाना, कंपनियों का समामेलन किया जाना, निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारी का निर्वाचन या उपरांत उपांतरण किया जाना, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार यार इसको हटा ही दिया गया है 31 को, क्यों पढ़ना है 31 को? लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए, हो सकता है कहीं पूछा जाए कभी, तो देख लीजिए क्या क्या है। 31 का क का संरक्षण प्राप्त था इसमें। किसी संपत्ति का प्रबंध में राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वाचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निवारण, निर्वाचन या उपांतरण। थोड़ा सा देख लिए तो बस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे अधिनियम, हाँ हाँ, मतलब कि सरकार को भी मूल अधिकार दिया गया है कि अब किसी संपत्ति का वो प्रबंध कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है? राज्य भी क्या होता है, पैसे का अर्जन कर सकता है, मतलब संपदा का, ठीक है? संपत्ति का, ठीक है? किसी कंपनी का कोई कंपनी है, वो अपना समामेलन कर सकता है। निदेशक और शेयरधारक है, अधिकारी, उसको भी दिया गया था अधिकार, संपत्ति का अधिकार। खनिज पट्टों का निवारण या उपांतरण का भी अधिकार दिया गया था। आइए, तथा ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय ने में शून्य घोषित कर दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? ये अनुच्छेद 31 का ख के कारण, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता शून्य घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें प्राण आ जाता है। वो आता है 31 के ख के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? 31 का 1, ठीक है? आपका संपत्ति नहीं छीना जा सकता है बिना कानून बना के, 31 का 1। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 का ख को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ दिया गया था, ठीक है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया था? भाग 12 के अध्याय 4 में। देखिए ये भी आ गया, जो भी दिमाग में आएगा वो सब है इसमें, ग्रंथ है किताब। 44वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं, अब आ जाइए हम लोग। अच्छा,
वो छोटा-छोटा अक्षर है ना। हाँ, हमको तो टैब में एकदम क्लियर दिख रहा है, पूरा ज़ूम कर रहे हैं ना, तो टैब में अच्छा दिख रहा है ये। प्रिंट करने के बाद ये किताब सही में इतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने, बोरिंग लगेगा पढ़ने में। आइए अब हम लोग चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर। देखिए ये बहुत खतरनाक है, ठीक है? इसमें जो है ना 5 प्रकार के रीट-वीट सब आ जाएगा। आइए पहले तो बेसिक क्वेश्चन जान जाते हैं हम लोग। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है, क्लियर? संविधान की आत्मा इसको कहा गया आर्टिकल 32 को किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है? लेकिन यही हाई कोर्ट द्वारा पूछेगा तो 226 के द्वारा नीचे दिया गया है। और कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। ये हो गया आपको पीटी की तरफ से, हो गया क्वेश्चन। अब 5 प्रकार के रीट क्या-क्या है? तो उसके उस पे अब ये बना के दिया है। किस प्रलेख द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीधा एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। क्लियर हो गया? इसी में कहता है ना, स्वशरीर उपस्थित करो। स्वशरीर किसको उपस्थित करो? व्यक्ति को। तो व्यक्ति का स्वतंत्रता हुआ ना। अगला है संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? आपका बीपीएससी पूछा है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ना उल्टा-पुल्टा दे दिया है, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा अगर आप लोगों को पता है तो क्लियर करिए, नहीं तो इसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है? नहीं, संवैधानिक उपचार में पोस्टमार्टम कहा गया है, तो वहाँ पे बीपीएससी में उत्प्रेषण दिया हुआ था शायद, ठीक है? और यहाँ पे दिया अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम का। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डाउटफुल है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं इसको। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जा रही है ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है? मैंडमस। और इसको हिंदी में कहा जाता है हम आदेश देते हैं कि तुमको जो प्रदत्त शक्ति दिया गया है, ठीक है? उसके अंतर्गत ही काम करो, उस क्षेत्र से बाहर जाके काम मत करो, ठीक है? और ये क्या करती है? न्यायपालिका कार्यपालिका के लिए जारी करती है, समझ में आया? न्यायपालिका कार्यपालिका के लिए जारी करती है। और पहला वाला जो था वो किसी व्यक्ति के लिए जारी करती है, ठीक है? उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं, अगला जो है वो है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। कौन-कौन न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हाँ, कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय आया? केशवानंद भारतीवाद में। और एक और इसमें कंडीशन लगा दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल अधिकारी से संबंधित केस देखिए कौन-कौन है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल 1980। ये देखिए एक जगह कलेक्शन करके कितना अच्छा है। नहीं है, मेंस में आप नहीं लिख सकते हैं इसको कि मूल अधिकारों से संबंधित केस, निम्नलिखित केस ये हैं। आपको प्रावधान याद है तो लिखिए, नहीं प्रावधान याद है तो मत लिखिए, लेकिन लिख दीजिएगा एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ 1967। राज्य याद रखिएगा। मद्रास राज्य के लिए आया था गोपालन, पंजाब के लिए गोलकनाथ, और केरल के लिए केशवानंद भारती, और भारत संघ के लिए मिनर्वा मिल। हो गया, मस्त किताब है जी। किस मा हाँ, ये पीडीएफ फ्री में दे रहा है का मतलब पीडीएफ इसको मतलब कोई डिकोड करके उसके वेबसाइट से निकाल ले रहा है। इसके ऐप से मतलब ऐप में जो परचेज़ करने के बाद होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे घटना चक्र का भी ओरिजिनल पीडीएफ हम देखे हैं निकालते हुए लोग को। तो कोई न कोई तो मतलब जानते हैं ना, इंजीनियर के पास जो कोई इंजीनियर बैकग्राउंड का होगा तो हैक कर ही लेता है ऐप को, उसी से निकाल लेता होगा। तो ऐसे फ्री में पीडीएफ कैसे बेचेगा जी वो? किताब वाला तो बर्बाद हो जाएगा। ये सब किताब मार्केट में डिमांड किताब है। और इसी 1-2 बार जारी करेगा ना फ्री में, इसी में हम लोग निकाल के सब तो सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स पढ़ने में कितना मज़ा आएगा सोचिए। चलिए, साइंस इसका कितना ज़बरदस्त होगा, साइंस। सोचिए ना साइंस क्या ज़बरदस्त होगा, सब क्वेश्चन ही दे दिया होगा। आइए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? ये था बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य, 1986 में ये बात आया था, ठीक है? कि राष्ट्रीय गीत का जो ये बात चर्चा चल रही है, हाल-फिलहाल का नहीं है, 1986 का, हम लोग के जन्म से पहले का चर्चा चल रहा है कि भाई बात किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला केस था केरल। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? वही
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तो इतना याद हो गया कि अब बकते-बकते। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार कौन-कौन है? 14 है, 20 है, 21 है, 21 के क है, 23-24 है, 25-26, 27-28 है, ठीक है? 14 में विधि की समक्ष समता है, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार 21 का क में है, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, ठीक है? चलिए। 23 से 28 तक ले लीजिए, ठीक है? ठीक है? 29-30 तो है भी नहीं, सुनिए, हाँ, आप जोड़ लेते हैं ना हम लोग, देखिए 12-13 तो कोई बात ही नहीं है, खत्म। 12-13 तो कुछ नहीं है, 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में है कानून को शून्य घोषित करना। चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 दे दीजिए नॉर्मल सभी को। 15-16 में तो अपना वो आ गया। अब बच गया 17-18। 17-18 ऊपर में पढ़े हैं, उस पे कोई भी निर्बंधन नहीं था, मतलब कोई भी सीमा नहीं था, पढ़े थे ना 17-18। लेकिन 17-18 अस्पृश्यता का अंत करिएगा तो विदेशी का अस्पृश्यता का अंत थोड़े न करना है जी, विदेशी को उपाधियों का अंत थोड़े न करना है। तो लेकिन तो उसपे वो आर्टिकल को ना, वो आर्टिकल कॉमन है एक तरह से देखिए तो, ठीक है? तो उसको भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एक तरह से जो है। हाँ, तो देखिए उसके बाद 20 19 तो हम लोग को दिया गया सिर्फ नागरिकों को, 20 और 21 जो है वो सभी के लिए है, ठीक है? और एक बीच में आता है 22, 22 जो है 22 हमको लगता है प्राप्त होगा जी, 22 में तो 22 हो गया, 22-23 एक बीच में 22 बीच में डिफरेंस दे रहा है, तो 22 किसको प्राप्त होगा? जैसे 23-24, 23 के बाद तो 28 तक एकदम कॉमन है, ठीक है? 29-30 तो भारतीय को प्राप्त है, 31 तो डिलीटे हो चुका है, ठीक है? और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, वो तो जानबे करते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे 22 वाला देख लेंगे। हाँ। बाई गिरफ्तारी तो किसी का भी हो सकता है ना, क्या? तो वो भी कॉमन है। तो यही हम लोग सिर्फ याद रखिए ना 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है? इससे क्या होगा, एक हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, इसके अलावा जो भी आर्टिकल है ना, वो मैक्सिमम तौर पे सभी को है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित कौन-सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार आ गया ना आर्टिकल 32। चलिए, गैर नागरिकों को भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन आर्टिकल में जल्दी बताइए? 19। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई? बताइए सेवा का अधिकार। ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? 309। आईपीसी का धारा 309 के तहत अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो दंडनीय अपराध है। लेकिन भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कि आत्महत्या, और एक केस में दिया था जजमेंट, सुसाइड करना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर मतलब वो एक केस में जजमेंट दिया था, ऊपर पढ़े थे ना अभी हम लोग, सुसाइड करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पे है, ठीक है? लेकिन वही वो कानून बना दिया है ना बीच में। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड एक तरफ मतलब मौलिक अधिकार है, लेकिन दंड संहिता क्या बोल रहा है कि नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए जो है बाद में वो इच्छा मृत्यु के लिए पैसिव वाला वो दिया है, ठीक है? नहीं तो ऐसे हम तो जानते हैं, अगर सुसाइड कर दे देगा ना, तो अभी हम कहते हैं डेली सुसाइड होगा इंडिया में, ठीक है? होता भी है। हाई क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर का मुद्दे पर चर्चा किया गया था? यही क्रीमी लेयर वाला, इंदिरा साहनी आया था ना ऊपर में जो पूछ रहे थे। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया। और क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है? एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। आरक्षण किसको है? नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर को? नॉन क्रीमी को ना आरक्षण है। क्रीमी लेयर तो मतलब हो गया 8 लाख से ऊपर वाला इनकम। किस बात में स्पष्ट किया गया? हाँ, किस बात में स्पष्ट किया गया संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है, उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? उच्चतम और उच्च दोनों के क्षेत्र में आते हैं। आर्टिकल 32 और 226। समाज में समानता होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव।
अगर विशेषाधिकार को हटा दिया जाए तो समाज में सभी समान है, का हो, यही है ना मतलब। हाँ, मतलब कि अगर देखिए समाज में समानता का मतलब वही हुआ ना, विधि के समक्ष सब समान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। तो वहाँ विशेषाधिकार की बात नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही विधि के समान संरक्षण की बात आएगा तो वहाँ विशेषाधिकार आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध किसका है? विधि विधि और स्वाधीनता। विधि मतलब कानून और स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं, दोनों के बीच यही संबंध है, ठीक है। किस वाद में, अगर ठीक है, एक बात कहते हैं, मौलिक अधिकार के तहत कोई कानून बन गया, ठीक है, स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वाधीनता है ही नहीं, देश ही आजाद नहीं है, तो क्या करेगा इसे मौलिक अधिकार का? क्या करेगा इसे मौलिक अधिकार का? ठीक है, वही वाली बात। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत बताया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 में, ठीक है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करो। परम आदेश रीट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? सार्वजनिक, परम आदेश जो है ना, कार्यपालिका को और सार्वजनिक दोनों को जारी किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं कि अपने तय सीमा के अंदर काम करो, है ना। आर्टिकल 32 कहता है कि अधीन किस प्रकार की रीट पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रीट। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसको। पूर्व न्याय, पहले दिए गए न्याय, इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ते हैं फिर से। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रीट पर पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रीट पर। ऐसा तो नहीं है, वही वाला तो नहीं है ये, मतलब जो उस टाइम में उस टाइम में जो कानून प्रवृत्त था उसी के अनुसार सजा, ऐसा तो नहीं है। या हमको ऐसा लगता है कि जब बंदी बनाया गया, मान के चले व्यक्ति को, ठीक है, और जब तक सजा घोषित नहीं हो रहा है, परम आदेश किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध। देख लिए, गैर संवैधानिक, हाँ, यहाँ पे ऊपर में लिखा था, देखिए, परमादेश रीट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? सार्वजनिक अधिकारियों की, सार्वजनिक मतलब सरकारी ऑफिसर जो है उसी के लिए ना। तो सार्वजनिक ऑफिसर जो है वो तो आगे है ना इसमें, तो वही कहता है गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, ये तीन चीज यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध और राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते परमादेश। ऐसे भी परमादेश, हाँ, हाँ, रिस्ट्रिक्शन हो गया ना, वही तो। अगर राष्ट्रपति ही हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर दे तब हम चल जाए राष्ट्रपति के खिलाफ, तो कहाँ से जारी करेगा? जारी ही नहीं करना, राष्ट्रपति पे जारी नहीं करेंगे, है कि नहीं है। आगे, परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? वही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन के लिए, यहाँ लिख दिया, कंडीशन अप्लाई है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन वो कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट। अगर जाइएगा तो न्यायालय रीट नहीं जारी करेगा परमादेश। अगला है, उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध, ठीक है। चलिए, अगला है, परम आदेश रीट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हो, यानी पोस्ट पे हो, है ना। अगला, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो व्यक्तिगत जारी किया जा सकता है, व्यक्तिगत, बिल्कुल, सार्वजनिक, दोनों। व्यक्तिगत और सार्वजनिक, व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हैं, और सार्वजनिक मतलब सरकारी, सरकारी के ऑफिसर के लिए भी, और व्यक्तिगत मतलब किसी निजी इंडिविजुअल के लिए भी, प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध, ये आ गया, प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो देखिए, दो को रीट है, एगो प्रतिषेध, एगो है उत्प्रेषण, ठीक है। ये न्यायिक टर्म है, ये न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, ठीक है। अच्छा, न्यायिक और अर्ध न्यायिक में क्या अंतर है, को बता सकते हैं? तो हमको हमको वही लगता है, न्यायिक सिस्टम में जैसे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, तो ये सब जो व्यवस्था के तहत अगर कोई न्याय किया जाएगा तो न्यायिक व्यवस्था हो गया। इसके अलावा जो अदर पर्सन है, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या डीएम हो गया, कभी न्याय की हैसियत से, न्याय देने की हैसियत से काम करेंगे तो वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आएगा। तो ये दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है, प्रतिषेध।
हाँ, एसडीएम भी एक प्रकार का मजिस्ट्रेट ही होता है ना। किस वाद में 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया था? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? एक तो अभ्यावेदन के अवसर ऊपर भी पढ़े थे, गिरफ्तारी का आधार जानने का, दोनों पढ़े थे। संविधान के किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत है ये निवारक निरोध, याद रखिएगा। संघ सूची में नहीं आता, राष्ट्र सूची में नहीं आता, बल्कि समवर्ती सूची में आता है। 5 प्रकार की रीट का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसमें न्यायालय क्या करता है? बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, बंदीकर्ता व्यक्ति मतलब जो बंदी बनाया है सामने वाले को, उसको आदेश देता है कि जिसको बंदी बना के लाए हो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के पास प्रस्तुत करो। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन था वो कि यात्रा वाला जो आने जाने का समय है वो दोनों को माइनस करके। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, यानी प्राइवेट व्यक्ति और गवर्नमेंट व्यक्ति दोनों व्यक्ति के लिए जारी होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो 21 है का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मैंडमस, परम आदेश। हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को, केवल और केवल सार्वजनिक अधिकारी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देगा तो घुमा देगा, जारी किया जाता ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके कि कोई जो कार्य तुम्हारे मतलब अधिकार क्षेत्र के अंदर है और तुमको दिया गया है, इस कार्य को तुमको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो, तो परमादेश। प्रतिषेध में देखिए प्रोहिबिशन जो बोलते हैं, इसका अर्थ होता है रोकना, रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को, देखिए अधिक ट्रिब्यूनल भी दिया हुआ है, अधिकरणों को, और ट्रिब्यूनल जो है वो आता है ना, उसमें क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक में आएगा ना ट्रिब्यूनल, आ गया। तो न्याय अधीनस्थ न्यायालय एवं अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब कि अपने जो इसके अधिकार क्षेत्र होते हैं उससे बाहर जाके काम कर दिया या डिसीजन दे दिया, ठीक है, उसके लिए रोका जाता है। लेकिन उत्प्रेषण देखिए क्या होता है। हम्म हम्म हाँ, तो अर्धन्यायिक में डीएम को भी जारी कर सकता है ये, वहां तो हम लोग पढ़े थे ना ऊपर में। इसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, होना हो होना या सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है। यानी उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी करता है। यानी कि यानी कि अब दोनों में एक बात बताएं, 3 में डिसीजन दे चुका है, 4 में डिसीजन देने देने को है, समझ रहे बात को। 3 में डिसीजन दे चुका है किसी मुद्दा में, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके वो डिसीजन सुना चुका है, तब रोकेगा। तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन कैसे सुना दिए। और 4 में क्या होता है कि देखो, अब तुम डिसीजन देने वाला ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको भेजो मेरे पास। उत्प्रेषण मतलब क्या, सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपने पास मंगा लेना, हायर कोर्ट। क्लियर हुआ। हाँ हाँ, तो वही उसको आदेश देता है, ठीक है। आगे अधिकार परीक्षा, जिसको कि इंग्लिश में क्यू वारंटो बोलते हैं। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने, नहीं कोई कोई गलत तरीका से मतलब ये कर लेता है, कहता है कि भाई पद पा लिया गलत तरीका से, ठीक है, तो उसे व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। यहाँ दिखा हुआ नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय सरकारी ऑफिस में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। गलत तरीके से फर्जीवाड़े करके नौकरी ले लिया जाना, तो पूछा जाता है किस अधिकार से तुम इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, अधिकार क्या है दिखाओ। ठीक है, चलिए आइए अब जाते हैं इसमें पीछे। कहता सेवा संबंधी मामले में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना चाहिए? हाई कोर्ट। कहाँ? हाई कोर्ट। हाँ, कौन सी रिटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है? तो आगे ना दुगो, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, ठीक है। कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को, हाँ बोलिए। तो 3 को अगर जारी करता तो हम लोग जैसे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण तो जारी नहीं करेगा पहले, ठीक है, चलो उसको हटा दीजिए। परम आदेश तो जारी करेगा ही करेगा, हम आदेश देते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक, तो सार्वजनिक ही हुआ ना वो। और तो लेकिन लेकिन ये प्रतिषेध उत्प्रेषण केवल न्यायिक के लिए ही होता है, चाहे वो अर्ध न्यायिक हो चाहे न्यायिक हो। लेकिन परम आदेश जो है ना वो न्यायिक व्यवस्था के लिए भी होता है और अदर के लिए भी होता है।
ये बात है वहां पे। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ ना जी। कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने, देखो क्वेश्चन आ गया, कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? प्रतिषेध। कौन सी रीट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने, अच्छा उल्टा बोल दिए थे हम, सॉरी उल्टा बोल दिए थे, देखिए उल्टा बोल दिए थे। प्रतिषेध का मतलब होता है कार्रवाई चल रही है और अब अधिकार, अब हायर कोर्ट देख रहा है कि ये साला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है और निर्णय सुना देगा, तुरंत वहां से कहेगा अरे रुक रुक रुक, तब रोक देगा, ठीक है। लेकिन कहेगा उसके बाद देखिए, अब कार्रवाई दे के समाप्त कर चुका है, ठीक है, और निर्णय भी दे चुका है, तब कहेगा अरे बेटा तो निर्णय बाहर जाके दे दिया है, इसको रद्द करेगा उत्प्रेषण। सारा डॉक्यूमेंट वापस भेजो मेरे पास, उत्प्रेषण डॉक्यूमेंट भेजो, उसका निर्णय हम करेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दे दिया है निर्णय। समझ गए? ये बात आज क्लियर हो गया। कौन सी रीट चलिए आइए, कौन सी रीट जो है विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता है? यही उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आ गया ना? अगर यहाँ परमादेश दे देता तो गड़बड़ा जाता ना, इसलिए परमादेश को अलग रखा है। कौन सी रीट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ही जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए। रीटों में मुख्य अंतर, अब यहाँ देखिए पढ़ते हैं रीटों में मुख्य अंतर। परम आदेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय होने का बनाता है, ठीक है। प्रतिषेध निष्क्रिय है और परमादेश सक्रिय है, ठीक है, मतलब भेजो, प्रतिषेध मतलब रोको, हो गया ना। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित होता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करता है। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है, उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है। प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ है। उत्प्रेषण रीट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ऊपर पढ़ चुके हैं। नीचे क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, इंटरव्यू की तैयारी हो रहा है हम लोग का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक साथ पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान क्या किया गया है? लीजिए 34 भी दे दिया। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि अगर लागू है तो संसद की को विधि बनाने की ताकत है। यानी भारत का किसी राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, कहीं भी अगर सेना शासन लागू है उसके लिए संसद कानून बना सकती है, या संसद को अधिकार दिया गया है। यानी यहाँ पे सेना का मोनोपोली को रोका गया है। क्या जी? कि सेना अगर किसी क्षेत्र पे अधिकार किया, सेना का शासन लागू, इसका मतलब नहीं उस एरिया पे सेना कानून बनाएगी, नहीं, तब तो वही तख्ता पलट वाला कहानी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए संसद को यह अधिकार दिया गया। देखिए कितना सोच, फाउंडिंग फादर हमारे संविधान निर्माता जो थे कितना दूर का सोचे थे। इसलिए देखते हैं बगल में म्यांमार में तख्ता पलट होता है, वहां तख्ता पलट होता है, सैन्य तख्ता पलट, लेकिन हम लोग का होता है नहीं होता कभी। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति किसे है? केवल संसद को, और बनाई है ना जी, जो आर्टिकल 23 के 34 को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। और 35 वाला भी तुरंत पढ़े ना, आर्टिकल 23 के तहत जो बलात्कार किया जाएगा उसके खिलाफ जो है संसद 35 आर्टिकल के तहत कानून बनाती है कि नहीं। चलिए आइए अब मूल अधिकार देखते हैं यहाँ पे एक नजर में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 1 मिनट में खत्म कर देंगे। अस्पृश्यता का अंत 17, उपाधियों का अंत 18। देखते जाइए फटाफट। ये आर्टिकल है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। लीजिए, कहीं कोई किताब से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। वाक स्वतंत्रता क में, यानी 19 के 1 के क में। ख में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। ग में संगम या संघ बनाने का। घ में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण। अंग में भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करिए और बस जाइए, जगह आपका जम्मू कश्मीर में भी बस जाइए। 4 नंबर 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, देखिए दे भी दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19 के 1 के 4 को लुप्त कर दिया गया। लीजिए, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को 6 में देखिए, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार खत्म। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सामने संरक्षण। 21 और 21 के क, 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता, 21 के क में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24। 23 में क्या, मानव के दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात्कार नहीं करवाया जाएगा, प्रतिषेध है। 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। धर्म की स्वतंत्रता में 25 से 28। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में देखिए क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करिए। 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है।
28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, लेकिन व्यावसायिक नहीं होना चाहिए वो। 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार खत्म हो गया। वाह, लीजिए खत्म हो गया। इसके साथ हम लोग का अगला अध्याय होगा डीपीएसपी, जो आज नहीं करेंगे, ठीक है। 2 घंटा टाइम देके खत्म कर दिए। डीपीएसपी कल करेंगे, ठीक है। कल एक ही चैप्टर रखते हैं डीपीएसपी, इसको हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। करते हैं।